हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का बाल मनोविज्ञान में व्यक्तिक भिन्नता टॉपिक को पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान का पहला लेसन जो है व्यक्तिक भिन्नता, इसको समझेंगे। हम शुरुआत से एकदम शुरू कर रहे हैं। आज प्रकृति का नियम है। तो देखिए, इसमें तो सबसे पहले ये व्यक्तिक भिन्नता की परिभाषा दी हुई है। अलग अलग लेखकों ने जो परिभाषा दी है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई हैं, उनको हम पहले देखेंगे। तो पहला तो ये है, प्रकृति का नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी। यही व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या समझ में आ रहा है? दो व्यक्तियों में भिन्नताएं, उनके शरीर में, उनके मानसिक स्थिति में, उनके क्रियाकलापों में भिन्नताएं जो होती हैं, उसी को हम व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। तो व्यक्तिक भिन्नता की स्किनर के अनुसार क्या परिभाषा है? व्यक्तिक भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन पहलुओं से है जिनको मापा जा सकता है। तो स्किनर की ये डेफिनेशन है। ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। व्यक्ति भिन्नता से तात्पर्य है व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से जिनका माप किया जा सकता है। ये स्किनर का कथन है। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि यह स्किनर का है। क्वेश्चन नहीं, जो कि हमारी टायलर के द्वारा दी गई डेफिनेशन है व्यक्तिक भिन्नता की। शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। ये टायलर ने इसकी परिभाषा दी है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार देख लेते हैं। कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है, उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक ये वाली जेम्स ट्रेवर वाली डेफिनेशन और एक स्किनर वाली डेफिनेशन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है और उनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपी टेट और सुपर टेट में पूछी गई है। अब देखो, व्यक्तिक भिन्नताओं के क्या प्रकार होते हैं, मतलब किस चीज़ों को हम देख के पता लगा सकते हैं कि इनमें व्यक्तिक भिन्नता है। तो बुद्धि स्तर पर आधारित विभिन्नता, शारीरिक विकास में विभिन्नता, उपलब्धि में विभिन्नता, अभिवृत्ति में विभिन्नता, व्यक्तित्व विभिन्नता, गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता, लिंग विभिन्नता, जाति तथा राष्ट्र संबंधी विभिन्नता, सामाजिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता और विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। ये सारी विभिन्नताएं इसमें व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत इनको दृष्टिगत किया जाता है। तो इसके क्षेत्र क्या है? शारीरिक क्षेत्र में शारीरिक भिन्नता, गत्यात्मक योग्यता भिन्नता। मानसिक क्षेत्र में बुद्धि, उपलब्धि, अभिक्षमता, विशिष्ट योग्यता भिन्नता। संवेगात्मक रुचियों में भिन्नता, वृत्तियों में भिन्नता। सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नता, आदर्श मूल्य नैतिकता में, जाति राष्ट्रीय आत्मधारणाओं में विभिन्नता। ठीक है, व्यक्ति भिन्नताओं का शिक्षा में प्रभाव क्या पड़ता है? तो देखिए, शिक्षा में इसका क्या महत्व है, क्यों हमें ये टॉपिक पढ़ाया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत? तो हमें क्या है, छात्रों का वर्गीकरण करने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका रूल है, तो क्या है, छात्रों का वर्गीकरण करने में, कक्षा में छात्रों को किस आधार पर वर्गीकरण करेंगे, उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण में छात्रों को किस तरह के शिक्षण दिया जाए कि उनके दिमाग में जो हम डालना चाहते हैं, जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, वो एकदम फिट हो जाए। ठीक है, शिक्षण विधि में शिक्षण की विधियों को यूज़ करने में, कक्षा में किस तरह की शिक्षण विधि यूज़ की जाए, बच्चों के अनुसार, बच्चों की विभिन्नताओं के अनुसार, किस प्रकार के बच्चे हैं। बालकों की रुचि में, बालक को किस प्रकार की रुचि है, कक्षा के आकार में, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण में,
बालकों का गृह कार्य वितरण में, बालकों की रुचियों का विकास करने में, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप निर्धारण करने में। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन हैं तो इनको हम देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति व देश, आयु एवं बुद्धि। तो ये अभी हम लोगों ने इतने कारण पढ़े हैं, उसमें से कुछ ये मुख्य कारण हैं जिनको हमें याद रखना है। वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति व देश, आयु एवं बुद्धि। वंशानुक्रम, वातावरण सबसे ज़्यादा इसमें रोल अदा करता है। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित शिक्षण प्रविधि है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जब हम ध्यान में रखते हैं तो शिक्षण प्रविधि कौन सी यूज़ करते हैं? प्रोजेक्ट प्रणाली या डाल्टन प्रणाली? कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते हैं? प्रोजेक्ट प्रणाली या डाल्टन प्रणाली का प्रयोग हम करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है किलपैट्रिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? पार्कहर्स्ट। जितनी भी प्रणालियां हैं इनको हम किसी दिन किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या है? डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता है पार्कहर्स्ट। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता है फ्रोबेल। किंडरगार्टन प्रणाली की शिक्षा दी जाती है खेल द्वारा। हाँ, किंडरगार्टन जो LKG UKG बच्चे जो खेलते हैं उसको हम किंडरगार्टन पद्धति भी कहते हैं। और ये फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? किंडरगार्टन फ्रोबेल के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में कम से कम 50 बार पूछा जा चुका है। चलिए अब देखिए हम इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है स्मृति। इसको हम पढ़ेंगे। स्मृति क्या होती है? स्मृति अर्थात याददाश्त। इस स्मृति की परिभाषा कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, पूर्व में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। ये किसके अनुसार है? वुडवर्थ के अनुसार। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं और कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि अतीत के अनुभव हैं। ये मैकडूगल के अनुसार है। संवेदी स्मृति, ठीक है। तो ये हमारी दो डेफिनेशन है स्मृति की। एक तो मैकडूगल के अनुसार है और एक वुडवर्थ के अनुसार है। मैकडूगल और वुडवर्थ के अनुसार दो दी हुई। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन स्मृति से संबंधित। संवेदी स्मृति कितने देर तक होती है? 4 सेकेंड तक। ओनली 4 सेकेंड तक होती है संवेदी स्मृति। अल्पकालीन स्मृति होती है 20 सेकेंड तक। भूल जाते हैं लोग 20 सेकेंड बाद। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली क्या है? पहचानना। स्मृति यानी पहचानना, किसी चीज़ को तुरंत देख कर ही याद आ जाना, पहचानना। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग एबिंगहास ने किया था। स्मृति पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एबिंगहास ने। अब देखिए स्मृति के प्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति कितने प्रकार की होती है? 12-13 प्रकार की स्मृति होती है। तो हम इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, तात्कालिक स्मृति, स्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति, शारीरिक स्मृति, इंद्रिय अनुभव स्मृति। अब देखिए स्मृति के आधार या अंग क्या है? स्मृति के 4 अंग या चरण होते हैं। सबसे पहला होता है सीखना, दूसरा होता है धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान करना, ठीक है।
सबसे पहले हम किसी चीज़ को सीखते हैं, फिर उसको धारण करते हैं, मतलब दिमाग में एक तरह से हम उसको हम समझ लेते हैं और उसके बाद उसको पुनः स्मरण करते हैं। जब वो स्थिति हमारे सामने पड़ती है तो वो पुनः स्मरण, वही चीज़ हमें याद आ जाती है, उसी को हम पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइजिंग। ठीक है, अब देखिए स्मृति का अंग नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। स्मृति का अंग नहीं है चिंतन। अच्छी स्मृति की विशेषता है, अच्छी स्मृति की विशेषता होती है शीघ्र अधिगम, मतलब अधिगम मीन्स किसी भी चीज़ को समझना, अधिगम हो जाना। शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचान, अनावश्यक बातों की विस्मृति, मतलब जो फालतू बातें हैं उनको भूल जाना, लेकिन जो सही बातें हैं उनको याद रखना, उसको तुरंत स्मरण मतलब तुरंत याद आ जाना। शीघ्र पहचान, उनकी तुरंत पहचान कर लेना। अब देखिए वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, क्रमबद्ध रूप में। ठीक है, और पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न करती है भय, चिंता, परेशानी। सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे कहते हैं स्मृति चिन्ह। अच्छी स्मृति की सबसे मुख्य विशेषता है शीघ्र याद होना। देखिए स्मृति की विधियाँ क्या है, संकलित तथा सांतराल विधि, पूर्ण तथा अंश विधि, प्रगतिशील विधि, सास्वर विधि, निरीक्षण विधि, अनुषांगिक तथा अभिप्रेरित विधि। ये 6 विधियाँ हैं। अच्छी स्मृति के लक्षण या विशेषताएं, तो अच्छी स्मृति के लक्षण है शीघ्र अधिगम, अच्छी धारण शक्ति, शीघ्र पुनः स्मृति, शीघ्र एवं स्पष्ट पहचान, व्यर्थ की बातों को भूलना, उपयोगिता। ठीक है, व्यर्थ की बातों को नहीं ध्यान दिया जाता है स्मृति में। अब इसी लेसन का अगला टॉपिक है विस्मृति। तो विस्मृति में हम देखेंगे विस्मृति। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, विस्मृति। अब देखिए विस्मृति क्या होती है, विस्मृति अर्थात भूलना, स्मृति अर्थात कोई चीज़ याद रखना। विस्मृति होती है भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो भुला दी जाती है उसे विस्मृति कहेंगे। विस्मृति 2 प्रकार की होती, कितने प्रकार की होती, 2 प्रकार की, सक्रिय स्मृति विस्मृति और निष्क्रिय स्मृति। जब किसी व्यक्ति को बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे कहते हैं सक्रिय। जब मतलब कोई चाहता है कि हम इस चीज़ को भूल जाएं और वो भूल जाता है उस चीज़ को, तो उसे क्या कहते हैं, सक्रिय विस्मृति। अब सीखी हुई वस्तु को उदाहरण और पुनः स्मरण करने में असफल, मतलब कोई जैसे हम एग्ज़ाम में कोई चीज़ याद करके जाते हैं और हमें वहाँ पर वो चीज़ याद नहीं आती है, तो पुनः स्मरण करने में असफल हो जाते हैं, तो उसको हम विस्मृति कहेंगे। ठीक है, विस्मृति का कारण क्या होता है, मानसिक द्वंद्व, यानी मानसिक चिंतन, कोई मानसिक आघात, दमन सिद्धांत, अनाभ्यास का सिद्धांत। अनाभ्यास मतलब अगर हम किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करते, बार बार उस चीज़ को नहीं करते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग से हट जाती है, अर्थात उसका विस्मरण हो जाता है, विस्मरण, इसी को हम विस्मृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब व्यक्ति प्रयास न करने पर भी किसी बात को स्वयं भूल जाता है तो उसे निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। जब स्वयं भूल जाता है, प्रयास भी नहीं कर रहा है फिर भी भूल गया, तो वो निष्क्रिय हो गई, और जब प्रयास करके वो भुला देता है तो वहाँ सक्रिय विस्मृति हो जाती है। अब देखिए विस्मृति के कारण क्या है, तो विस्मृति के कारण साधारण से बाधा, दमन, अनाभ्यास, समय का प्रभाव, रुचि, किसी चीज़ में रुचि न होना, ध्यान, इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप, विषय की मात्रा, तो इस तरह के ये सब मानसिक रोग, दोषपूर्ण विधि। ठीक है, तो ये विस्मृति के कारण है। अब देखो भूलना एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया है जो समय बीतने के कारण होती है। यह कथन किसका है, एबिंगहास का। ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट। अब
देखिए, विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया जाता है, ये भी किसका कथन है? एबिंगहॉस का। ठीक है, निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है, सॉरी, इसमें ये बोला गया है कि विस्मृति में निरर्थक पदों का प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा? एबिंगहॉस के द्वारा। सर्वप्रथम 1885 में विस्मृति वक्र किसने दिया था? एबिंगहॉस ने ही दिया था। तो एबिंगहॉस इसके फाउंडर है। अब देखिए, विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। तो ये किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने। ये सिगमंड फ्राइड का कथन है, सक्रिय मानसिक क्रिया है जो कि भूलने की प्रबल इच्छा के कारण होती है। ठीक है, अब देखिए, विस्मरण का प्रमुख सिद्धांत क्या है? विस्मरण का प्रमुख सिद्धांत है अनुप्रयोग का सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत, व्यतिकरण का सिद्धांत, संकेताश्रित विस्मरण सिद्धांत। ये इसके 3 सिद्धांत हैं और इनको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुप्रयोग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं एबिंगहॉस। अनुप्रयोग का सिद्धांत दिया था एबिंगहॉस ने 1885 में। हस्तक्षेप या व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था मैगासा 1932 में। अब देखो, परीक्षा दृष्टि, अब देखिए परीक्षा दृष्टि से हम ये 4-5 क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। विस्मृति कम करने का क्या उपाय है? तो पाठ की पुनरावृत्ति विस्मृति का एक नकारात्मक या ऋणात्मक पक्ष है। गेल्डार्ड 1963 ने विस्मरण को एक नकारात्मक धारणा माना है। इस प्रकार पाठ की पुनरावृत्ति द्वारा ही धारणा को बढ़ाया जा सकता है और विस्मृति को कम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? जब कोई बात हमें याद नहीं आती है, स्मरण नहीं कर पाते, तो उसको हम विस्मृति या भूलना कहते हैं। ठीक है, विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है। जब कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है तो इस दोष को विस्मृति कहते हैं। ठीक, स्मरण करने की कौन सी विधियां हैं? स्मरण करने की 2 विधियां हैं, मिश्रित विधि और विचार सहचर विधि। मिश्रित विधि और विचार सहचर विधि। क्वेश्चन नंबर 3, कौन कौन सा कारक स्मृति से संबंधित है? तो स्मृति से संबंधित क्या है? पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण का सीधा संबंध है। ये अभी हमने कारक पढ़े थे, उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन किसका है? ये कथन है वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 4, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण या पुनः स्मरण को विस्मृति कहते हैं, जब याद नहीं रख पाते हैं। संघनन का सिद्धांत किसने दिया था? संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।